तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। अप्रैल मंथ हम कवर कर रहे हैं और अप्रैल मंथ का ये हमारे दूसरे वाले वीक का पहला वाला पार्ट होगा, जिसमें हम 4 दिन कवर करेंगे, 8, 9, 10 और 11 अप्रैल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बिना टाइम वेस्ट करें। तो डे वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो आप सबको याद होगा 7 अप्रैल को मनाते हैं। और 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए 7 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। थीम याद रखना इस बार की क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य, हेल्दी बिगनिंग, होपफुल फ्यूचर। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के नोलेर गुर्रेर संदेश को GI टैग मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। संदेश को ये तार चिट्ठी पत्र नहीं है, वो मत समझना। ये एक तरह की आप कह सकते हो कि एक तरह की मिठाई है जो कि दूध और खजूर के गुड़ से बनी होती है। एक्चुअली में अभी पश्चिम बंगाल के 7 प्रोडक्ट्स हैं, 7 उत्पाद हैं, उनको GI टैग दिया गया। वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सारे के सारे। तो एक है सफेद बोंडे, ये भी एक मिठाई होती है। छाना बोरा मिठाई होती है। मोतीचूर के लड्डू, लड्डू तो मिठाई है ही सही। और एक राधुनी पागल चावल हो गए, निस्तारी रेशम धागा हो गया, और जो शुरुआत में हमने देखा ये नोलेर गुर्रेर संदेश। तो इन सबको मिला के पश्चिम बंगाल के 7 प्रोडक्ट्स हो गए जिनको GI टैग दिया गया। अच्छा, ये और वो मिला के तो 6 हो गए है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और वो 6। और एक और प्रोडक्ट है यहाँ का अमरूद है, जिसे आप कहोगे बारुईपुर अमरूद। ठीक है, तो ये मिलाकर 7 प्रोडक्ट्स हो गए, 7 उत्पाद हो गए पश्चिम बंगाल के जिनको GI टैग मिला। इसी तरह से एक गुजरात का अमलसाद चीकू हो गया, तमिलनाडु का पन्नरुत्ती काजू हो गया, इनको भी GI टैग मिला, ये भी याद रखना। और GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। एक्ट आया था 1999 का, लागू है 2003 में हुआ। पहली बार 2004-05 में मिला था। दार्जिलिंग टीको पश्चिम बंगाल का है। कितने सालों के लिए वैलिड होता है? 10 सालों के लिए, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए अभी 2025 का फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुदर्शन पटनायक को। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। ये एक रेत कलाकार हैं, रेत से अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाते हैं। उड़ीसा के ये रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। और अभी इन्हीं को इंग्लैंड में कला और संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। एक पॉइंट इनसे और याद रखना, भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री इनको मिल चुका है। कब? 2014 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने किया है। और वो 2 स्थल कौन से हैं और कहां पर है? तो हरियाणा के भिवानी जिले में आपको ये दोनों हड़प्पा स्थल मिल जाएंगे। एक का नाम है मिताथल और एक का नाम है तिगराना। ठीक है, हरियाणा ने किया है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली बन गए हैं। अभी जो IPL चल रहा है वहां पे इन्होंने ये कारनामा किया। T20 में 13,000 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। RCB के ये प्लेयर है, आप सभी जानते हो। अभी वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया। और कितनी पारियों में अगर पूछोगे तो 386 पारियों में 13,000 रन बनाए उन्होंने। ये पहले भारतीय हैं, लेकिन दुनिया के पहले प्लेयर पूछेंगे विश्व में पहले सबसे पहले T20 में 13,000 रन बनाने वाले प्लेयर, तो आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। ठीक है, तो विराट कोहली का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान, जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, ये मुंबई से अभी रवाना किया गया? तो आंसर होगा INS त्रिवेणी। तो अभी 7 अप्रैल की बात है। अभी INS त्रिवेणी पर सवार होकर के पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान, जिसको नाम दिया समुद्र प्रदक्षिणा, इसको मुंबई से रवाना किया गया। त्रिसेवा महिला का मतलब हो गया हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों से महिलाएं आई और ग्रुप बना करके इस यात्रा पर गई है। किस पर सवार होके? याद रखना INS त्रिवेणी। और इस अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। कहां से कहां? ये मुंबई से गई है। मुंबई से ये जाएंगी मॉरिशस, और मॉरिशस से वापस ये लौट के आ जाएंगी। 55 दिनों का इनकी ये यात्रा है, जिसमें ये 4,000 समुद्री मील की यात्रा तय करेंगी। ये देखो, मुंबई से सेशल्स तक जाएंगी। और पिछले साल भी इसी तरह का एक प्रश्न हमने पढ़ा था, जिसमें INS तारिणी पर सवार होकर के वो नाविका सागर परिक्रमा अभियान था, उसको सफलतापूर्वक पूरा किया था।
तो INS तारिणी पर सवार होकर के गई थी, इस बार ये INS त्रिवेणी पर सवार होकर के जा रही है। ध्यान रखना है, इसको एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अप्रैल में ही, किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मानद नागरिक बनाया? तो आंसर हो जाएगा इसका पुर्तगाल। तो आपको याद है अभी अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर गई हुई थी। पहले वो पुर्तगाल गई, तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, तो लिस्बन शहर का मानद नागरिक उनको बनाया गया और उन्हें लिस्बन शहर का प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दूं कि 27 सालों के बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति है जो कि पुर्तगाल की यात्रा पर गया था। अच्छा, राष्ट्रपति जी से ये 2-3 अवार्ड जरूर याद रखना। 2024 में 2 देशों ने उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था, उससे पहले 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार इनको मिला था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 150वीं अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उज्बेकिस्तान में किया गया। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 150वें नंबर के अभी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट का आयोजन हुआ, जिसमें भारत की तरफ से हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने हिस्सा लिया। और ये समिट हुई कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। अभी ये जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है ना, इसकी स्थापना होती है 1889 में और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से याद रखना कि अभी इसमें इसका 182 नंबर का सदस्य देश बन गया है, बेलीज जिसको बोलेंगे, है ना, बेलीज। तो ये इंपॉर्टेंट नया मेंबर वाला प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखना। और अभी इसकी कौन सी बैठक हुई है? 150वें नंबर की बैठक हुई है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इसकी पहली बैठक 1889 में पेरिस में हुई थी और भारत इसकी 2 बार बैठक को होस्ट कर चुका है, एक तो 1969 में और 1993 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? तो ये है साउथ कोरिया। मतलब साउथ कोरिया की एक एरोस्पेस कंपनी है, हनवा एरोस्पेस इसका नाम है, और उसी के साथ अभी भारत सरकार ने K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है। मतलब ये हमें देगा, शुरुआत में तो ये हमें कुछ तोपे बना करके देगा, बाद में फिर ये हमें टेक्नोलॉजी दे देगा और फिर उसे भारत में ही बनाया जाएगा। भारत में कौन बनाएगा, या यूं कह दूं कि भारत में ये किसके साथ मिलकर के बनाएगा? लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के। कितनी K9 हॉवित्जर तोपे हम इससे खरीद रहे हैं? तो 100 खरीद रहे हैं। उसके लिए हम कितने रुपए में समझौता किया है? $253.6 मिलियन में। वैसे साउथ कोरिया की करेंसी क्या होती है? साउथ कोरियन वॉन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में अभी किसे शामिल किया है? तो दोनों को, पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को। तो सिंपल सा याद रखना है कि अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा की पुरी की रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को अपनी अमूर्त धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। शामिल करने का क्या अर्थ हो गया? मतलब अब जब भी यूनेस्को की बैठक होगी और अगर उसमें भारत से किसी अमूर्त धरोहर को शामिल किया जाएगा तो वो इस सूची से ही किया जाएगा। इस लिस्ट में देखेंगे कौन कौन ऐड है और उसी में से किसी को किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना। वैसे अगर वर्तमान में हम बात कर लें कि यूनेस्को जो 2 तरह की लिस्ट जारी करता है, अमूर्त धरोहर और मूर्त धरोहर। अमूर्त मतलब हो गया इंटेंजिबल साइट्स, मतलब जिसे अपन छू सकते हैं, और मूर्त धरोहर मतलब हो गया टेंजिबल साइट, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जैसे इसमें डांस आ गए, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई मेला आ गया, तो उसको अपन छू नहीं सकते हैं। तो उसमें देखोगे तो भारत से कितनी है? 15 है, और अमूर्त धरोहरें कितनी है? भारत से 43 है। 43 नंबर की कौन सी है? मोइदम है, जो कि असम का है, जो कि अहोम राजवंश के कब्रिस्तान है वो। और इसमें 15वें नंबर का कौन सा बना था? गरबा डांस बना था, गुजरात का है, 2023 में इसको शामिल किया था। ठीक है, तो इतना भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी राम सहाय पांडे का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा लोक नृत्य। तो भारतीय लोक संस्कृति के एक महान व्यक्तित्व पद्मश्री राम सहाय पांडे का भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश के सागर जिले के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे। उन्होंने बुंदेलखंड के राई नृत्य को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में पहचान दिलाई थी। और ये जो राई नृत्य है ना, ये पारंपरिक रूप से बेदिया समुदाय के द्वारा किया जाता था, जो कि एक हाशिए पर पड़ा हुआ समूह था। किसी समय ये आपराधिक जनजाति के रूप में जाना जाता था। तो उन्होंने इस राई नृत्य को एक कलंकित कला से सम्मानित कला में बदला, उसको विश्व में पहचान दिलाई
और इस राय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए ही उन्हें 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 1980 में नृत्य शिरोमणि की उपाधि भी उनको दी गई थी। नाम है राम सहाय पांडे, इनका निधन हो गया। संबंध याद रखना, लोक नृत्य से उनका संबंध है। और कौन सा नृत्य? राय नृत्य। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के रहने वाले थे या वहां से बिलोंग करते थे, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ है विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और पूछोगे 10 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि होम्योपैथी के जो संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनका जयंती होती है 10 अप्रैल को। तो उन्हीं के सम्मान में 10 अप्रैल को ये दिवस हम मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में। तो ये दिवस आप याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी कैटेगरी इसमें जोड़ी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा तरुण प्लस। तो मुद्रा योजना से संबंधित सारे पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर पूछे पहले तो ये योजना कब शुरू हुई थी, तो 8 अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। तो अभी आप कह भी सकते हो उसे पूरे 10 साल हो चुके हैं 2025 में। ये मुद्रा का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को। तो पहले इसमें 3 कैटेगरी थी। पहले इसमें क्या होता था? 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। अब इसमें बजट में घोषणा कर दी गई थी 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो उसी के कारण इसमें एक और कैटेगरी ऐड की गई है। पहले मैं आपको देख लो ही बता दूं। पहली कैटेगरी होती है शिशु वाली, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। फिर किशोर में 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का, तरुण में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का। अभी तक यही था, लेकिन अब 20 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। तो एक और कैटेगरी ऐड कर दी गई तरुण प्लस नाम से। इसमें 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अभी भारत का पड़ोसी देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बांग्लादेश। और आर्टेमिस मिशन ये क्या है? ये नासा का मिशन है जिसका उद्देश्य है इंसानों को फिर से चांद पर लेकर के जाना। और 2020 में नासा और 7 देशों ने इस आर्टेमिस मिशन पर आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में बहुत सारे देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए, इसमें शामिल हुए। और अभी इस पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। कौन सा? बांग्लादेश। भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहां पर शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो अगर पूछोगे INS वर्षा क्या है? ये एक परमाणु बेस है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भारत की जो भी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बियां होगी, जो भी बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। और कहाँ पर स्थापित होगा ये? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, रामबल्ली के पास पूर्वी तट पर। ठीक है, तो इसमें परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए भूमिगत बाड़े होंगी, सुरंगें होंगी, जहां पे इनको रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा। वैसे हमारी पहली परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर सबमरीन, याद रखना, INS अरिहंत है। दूसरी है INS अरिघात और तीसरी है INS अरिदमन। ठीक है, तो याद रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अप्रैल 2025 में RBI ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया? एक बार फिर से इसी साल में हम 2 बार देख रहे हैं RBI ने रेपो रेट को 2 बार घटा दिया है 0.25% से। तो अभी फाइनल हो गई है ये। अप्रैल में जब हम पढ़ रहे हैं तो 6% हो चुकी है। रेपो रेट मैंने आपको बताया था क्या होता है। RBI और ये हमारे जो बैंक हो गए, तो RBI इन बैंकों को जो पैसा देगा उस एवज में जो इंटरेस्ट लेता है उसको कहते हैं रेपो रेट। तो अगर आप देखो रेपो रेट कम हो जाएगा तो इसी पैसे को मान लो बैंक आगे दूसरे लोगों को, हम जैसों को, आप जैसों को दे रहे थे लोन के रूप में। तो अगर ये रेपो रेट कम हो जाएगा, मतलब RBI बैंकों से कम इंटरेस्ट ले रहा है, तो बैंक भी जो हम जैसों से जो लोन के रूप में ये पैसा देगा तो कम इंटरेस्ट लेगा। तो इसी कारण से क्या होगा, अभी आप देखोगे तो जो लोन की रेट है वो कम हो चुकी है। और उसी तरह से जो FD वगैरह लोग कराते हैं उसकी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो चुकी है। आप देख लेना, ऐसा होता है। जब भी ये बढ़ेगा तो ये चीजें भी बढ़ जाती है साथ के साथ। और रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। जब बैंक RBI के पास पैसा रखता है उस एवज में जो ये इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और कितनी है रिवर्स रेपो रेट अगर बात करें, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, वो 3.35% ही है। अच्छा, इसके अलावा RBI ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है उसको भी घटा दिया। उसको घटाकर कितना कर दिया? 6.5% कर दिया। पहले 6.7% बताया था, घटा के इतना कर दिया, ये ध्यान रखना।
और आरबीआई से जरूर याद रखना कि अभी वर्तमान में हमारे गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं 26वें नंबर के। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। और मैंने आपको कई बार बताया कि इसी साल 2025 में नवंबर दिसंबर के आसपास COP30 का आयोजन होगा, और इसका आयोजन कौन कर रहा है, होस्ट कौन है इस बार, ब्राजील है। और इसके आयोजन से पहले अभी ब्राजील ने ही वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव भी रख दिया है। तो ब्राजील के इस प्रस्ताव के अनुसार क्या कहना चाहता है ये, कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय निकाय होगा। और पिछले साल जो COP29 का आयोजन हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है, याद रख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सही उत्तर हो जाएगा राजेश उन्नी को। आपको याद होगा हमने पढ़ा था अभी कि 5 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में, और इस बार ये हमने 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि इसी मौके पर ये वरुण पुरस्कार दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। और आप यूं भी कह सकते हो ये जो वरुण पुरस्कार है ये समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान भी है। और अभी ये किसे दिया गया, राजेश उन्नी को। सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक है राजेश उन्नी, उन्हीं को यह सम्मान मिला है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अवार्ड ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात टॉप पर है। कौन सा इंडेक्स है, पंचायत उन्नति सूचकांक, जिसे आप इंग्लिश में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स या डेवलपमेंट इंडेक्स आप कह सकते हो। पहली बार इसको जारी किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा कौन जारी कर रहा है, पंचायती राज मंत्रालय पहली बार जारी किया जा रहा है, पंचायती राज मंत्रालय इसको जारी कर रहा है। इसमें 2022-23 के डेटा हैं, उसी के हिसाब से ये बनाया जा रहा है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारी पंचायतें जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने में कितना प्रगति कर रही है, उसी हिसाब से ये रैंकिंग दी जा रही है। और उनके प्रदर्शन के हिसाब से ही यहाँ पे पंचायतों को, राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो पहली कैटेगरी है वो अचीवर्स की है, अचीवर्स कैटेगरी, और इसमें उन्हीं को रखा जाएगा जिनका स्कोर 90 से ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे इसमें एक भी पंचायत को नहीं रखा गया क्योंकि किसी ने भी इतना स्कोर नहीं किया है। तो फिर दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, ये फ्रंट रनर कैटेगरी है। इसमें उनको रखा जाता है जिन्होंने 75 से लेकर 90 के बीच में स्कोर किया हो। तो वही हमसे पूछा है, फ्रंट रनर कैटेगरी में ही हमसे पूछा है। तो इसमें जो टॉप पर है वो गुजरात है। गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें इसमें है और इसके साथ गुजरात टॉप पर है। दूसरे स्थान पे तेलंगाना है 270 ग्राम पंचायतों के साथ में। ठीक है, तो गुजरात इसमें टॉप पर है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर, और इसने अभी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस बार ये इसका 6ठा संस्करण है। और इसमें इसने क्या बताया कि 2024 में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन यानी कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से वैश्विक बिजली का उत्पादन कितना हुआ है, मतलब पूरे विश्व में जितनी बिजली उत्पादित हुई है उसमें से पवन और सौर ऊर्जा का जो पार्टिसिपेशन है वो 15% है। पूरे विश्व में बात कर रहे हैं। और इस 15% में अगर बात करेंगे कि भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 10% रही है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में अभी जर्मनी को पीछे छोड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए। और साथ में और क्या बताया गया कि 2024 में भारत में जितनी बिजली बनती है उसमें पवन और सौर ऊर्जा का योगदान भी 10% है, जबकि अकेले सौर ऊर्जा का अगर योगदान देखेंगे तो वो 7% है। ठीक है, दोनों का मिलाकर 10%, अकेले सोलर एनर्जी 7% अपना पार्टिसिपेशन रखती है। लेकिन भारत में स्वच्छ बिजली का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो पन बिजली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। कितना है, 9%। मतलब भारत में जितनी भी बिजली बन रही है, मान लो 100 बिजली बन रही है, उसमें से 9 जो बिजली है, 9 बिजली वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। ठीक है, तो ये डेटा है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया, ध्यान रखना। सब मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक बार फिर से लो, ये जीआई टैग वाला प्रश्न आ गया कि अभी विलो, बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, क्रुएल को जीआई टैग मिला, इसका संबंध किससे, आपको पता होगा।
इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अभी 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये नमदा हो गया, और समझाता भी जाता हूँ थोड़ा थोड़ा इसके बारे में क्या है ये। जैसे कि नमदा और ये कश्मीरी कब्बा, ये गलीचे होते हैं। वही ये कश्मीरी विलो बैट की बात करें, बैट मतलब बल्ला, और ये विलो नामक जो लकड़ी होती है उससे बना होता है, हल्की लकड़ी होती है, उसको जीआई टैग मिला। और ट्वीड क्या हो गया? ये हथकरघा से बना ऊनी कपड़ा होता है, और बहुत गर्म होता है, गर्म कोट इससे बनाए जाते हैं, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो गर्म कोट इससे बनाए जाते हैं। एक क्रूवेल हो गया, और चेन सिलाई, ये एक प्रकार की सिलाई कढ़ाई है। शिकारा, वहाँ पे जो झीलों में नाव चलती है, वो शिकारा हो गई, नाव हो गई, जो कि देवदार की लकड़ी से बनी होती है। और एक वग्गू हो गया, वग्गू ये एक तरह की चटाई होगी। तो इन सब शिल्पों को, क्राफ्ट्स को, पारंपरिक शिल्प है वहाँ की, 8 हो गई टोटल, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 कहाँ पर हुई? तो ये हुई अभी काठमांडू में, ठीक है। तो याद रखना, अभी ये तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई थी। इसकी जो पहली बैठक है वो 2019 में म्यांमार में हुई थी, दूसरी बैठक 2022 में भारत में हुई थी, अभी ये तीसरी हुई है। और अभी हमने देखा था अप्रैल में ही बिम्स्टेक समिट हुई थी, जो कि इसका 6ठा संस्करण था, वो थाईलैंड में हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में। और वहीं पे हमने पढ़ा था अब इसकी जो अध्यक्षता है 2 सालों के लिए किस देश को सौंप दी गई है? बांग्लादेश को सौंप दी गई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ब्लॉसम से याद आ रहा है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी होता है जो मेघालय में होता है, तो उसी के तर्ज पर या उसी से प्रेरित होकर के लद्दाख में 2020 में ये एप्रिकॉट यानी कि खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाना शुरू किया गया था। खुबानी एक तरह का फूल होता है, ठीक है। तो खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल आप तो याद रखो कहाँ पे मनाते हैं, लद्दाख में मनाते हैं, जबकि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। दोनों एक साथ याद रखो, याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया। तो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने ही जम्मू कश्मीर के मंडलोट में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस स्टेशन का नाम है हिमालय हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर, जो कि 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को लेकर के रिसर्च की जाएगी। तो याद रखना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विक्रम 1 रॉकेट के लिए अभी कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। तो पहले तो ये याद रखना कि ये जो विक्रम 1 रॉकेट है इसे किसने बनाया? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। और अभी इसी के लिए कलाम 100 इंजन का सफल स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे रॉकेट हो गया, तो रॉकेट में यहाँ पे इंजन होता है, तो इंजन जब चलता है फायर करता है, इसको ऊपर उड़ा के ले जाता है। तो उसी की अभी टेस्टिंग की गई है। इस इंजन को कहीं पे फिक्स कर दिया गया और फिर वहाँ पे फायर करके इसको टेस्ट किया गया। इसी तरह का ये टेस्टिंग था। तो आप देख सकते हो ये जो रॉकेट का नाम है, इसका नाम तो विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया, इंजन का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जिसको लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम आपसे पूछा था, तो आंसर होगा विक्रम एस। इसको इसी कंपनी ने बनाया था, स्काईरूट एरोस्पेस ने, हैदराबाद की कंपनी है ये, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025, इंग्लिश में बोलोगे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का भी नवा संस्करण कहां पर हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है, नवा संस्करण है, नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन किया हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। अभी इसका नवा संस्करण है, पहला संस्करण 2016 में हुआ था। थीम भी है इस बार की, याद रखना क्या है? संभावना, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, अगला नहीं है हमारा, ये इस वाला सेशन तो यहीं पे समाप्त होता है। 4 दिवस हमने इसमें कंप्लीट कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको कराता हूँ। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इनकी क्विज प्रैक्टिस के लिए बना दी जाएगी, कहाँ पे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। मेरे साथ अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ कि बहुत पारिवारिक लेवल पे समस्याएं चल रही है, तो बहुत कम समय मिल पाता है। क्विज वगैरह मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, खासतौर पे वीकली मंथली वाली, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी से मैं कर दूँ। कम से कम जैसे ही वीकली हम बराबर पे पहुँच जाएंगे, सारी क्विज आपको मिल जाएगी।
चाहे मैं कैसे भी करूँ उसको, ये मैं आज आपसे बोल देता हूँ। ठीक है, बस वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।